गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 17th और 18th ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपने सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पेक्स स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। स्पेक्स स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। स्पेक्स का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो लॉन्च कर सके एक रिवाइज्ड इंसेंटिव स्कीम जिसका नाम है एक्सपेक्स, और इसके लिए इन्होंने एलोकेट किए हैं 10,000 करोड़ रुपए। एम क्या होगा, जो भी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ होता है बेसिकली उसको बूस्ट करना, और ये होगा इन अलाइनमेंट विद द सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें ये बात हुई है कि इंडिया को हम इस्टेब्लिश करेंगे एज अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब। ठीक है, तो स्पेक्स स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अगर आपसे पूछा जाए स्पेक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर है स्कीम फॉर प्रमोशन of manufacturing of electronic components and semiconductors। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। चलिए कुछ स्कीम्स हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। हाल ही में इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये कहाँ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, आंसर इज भोपाल। कब फॉर्म किया गया था इसको, 1982 में। द पीएम डिवाइन स्कीम इज अ न्यू वेंचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली टारगेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन डैश। पीएम डिवाइन स्कीम एक नया वेंचर है गवर्नमेंट का जिसमें कि एक्सक्लूसिव तौर पे टारगेट किया जाएगा ऐसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इन क्वेश्चन मार्क। आंसर है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अगर आपको पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म पता होता तो आप गेस कर पाते, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो इस स्कीम के थ्रू मोदी गवर्नमेंट टारगेट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। इसके लिए टोटल बजट आउटले तैयार किया गया है 6600 करोड़ रुपीस का। टोटल 4 सालों के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कब से कब तक, 2022 टू 23 अप टू 2025 टू 26। फाइन। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इम्प्लीमेंट्स होगा महालक्ष्मी स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेवल टू द वुमेन इन बसेस। महालक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया है तेलंगाना स्टेट ने, और किस लिए, एम क्या है, फ्री बस ट्रेवल प्रोवाइड करना वहाँ पे रहने वाली वुमेन या लेडीज़ के लिए। और सिमिलर ऐसी स्कीम लॉन्च की थी कुछ दिनों पहले कर्नाटका स्टेट ने, लेकिन इनकी जो स्कीम थी उसका नाम इन्होंने रखा था शक्ति स्कीम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शक्ति स्कीम किसने लॉन्च करी, आंसर इज कर्नाटका, और अगर महालक्ष्मी स्कीम के बारे में आएगा तो आंसर इज तेलंगाना। दोनों का पर्पस बिल्कुल सेम है। ठीक है, पीएम जनमन स्कीम विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कैटेगरी ऑफ पीपल। पीएम जनमन स्कीम लॉन्च किया गया है पीवीटीजीज के लिए, फुल फॉर्म इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, विच स्टेट लॉन्च द मिताई स्कीम टू ऑफर फ्री इंसुलिन थेरेपी टू द डायबिटीज पेशेंट। तो कौन सा स्टेट है जिसने मिताई स्कीम को लॉन्च किया है, आंसर है केरला। पर्पस क्या है, फ्री इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करना सभी डायबिटीज पेशेंट्स को। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट कैपिंग ऑफ इट्स बोरोइंग लिमिट बाय द सेंटर। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, रीजन क्या है, क्योंकि सेंटर ने इनकी बोरोइंग लिमिट के ऊपर बेसिकली कैप लगा दी थी। यही रीजन है कि इस स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो यहाँ पे आंसर है केरला स्टेट गवर्नमेंट। केरला ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को अगेंस्ट द सेंटर्स डिसीजन जिसमें इन्होंने कैप लगाई थी इनकी नेट बोरोइंग लिमिट के ऊपर। बेसिकली केरला का ये कहना है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को, जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में प्रोटेक्टेड है। तो केरला ने फर्दर ये भी कहा है कि जो डेट सीलिंग है उसको लिंक करना टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और ड्यू स्टेट फंड्स को विथहोल्ड करना सीवियरली अफेक्ट करता है उनकी इकोनॉमी और पॉपुलेशन वेलफेयर को। ठीक है, तो क्योंकि सेंटर ने इनकी बोरोइंग लिमिट के ऊपर एक
कैप लगाई हुई थी। यही रीजन है कि केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। लावरेन पुई इज द फर्स्ट एवर वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बन चुकी हैं मिजोरम स्टेट की। और जब भी कभी फर्स्ट जो कीवर्ड है ये क्वेश्चन में दिखाई देगा या फिर वुमेन रिलेटेड करंट अफेयर्स होगा तो वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मिजोरम की फर्स्ट एवर वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाल ही में नए चीफ मिनिस्टर कौन नियुक्त हो चुके हैं? इनका नाम है लालदू होमा। ठीक है, विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड अ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द स्टेट्स इंडिजिनस मुस्लिम पॉपुलेशन। असम ने डिसाइड किया है कि वो एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट कराएंगे ताकि स्टेट की इंडिजिनस मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो सके। बनी ग्रासलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। बनी ग्रासलैंड्स लाई करते हैं गुजरात स्टेट में। ठीक है, गुजरात से एक और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि यहाँ पे एक डांस होता है गरबा, जिसको हाल ही में यूनेस्को ने इंक्लूड कर लिया है अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में। ठीक है, कांगला पैलेस इज अ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच इंडियन स्टेट। कांगला पैलेस एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट है मणिपुर स्टेट का। ठीक है, और लास्ट है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो कि हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इनॉग्रेट किया रिसर्च सेंटर इन कोलैबोरेशन विद ICSSR एंड 3 IITs इन विच इंडियन स्टेट। तो यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है रिसर्च सेंटर को, कहाँ पे? योर आंसर वुड बी उड़ीसा। उड़ीसा में इस रिसर्च सेंटर को स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है Recently, the Anand Marriage Act has been implemented in Jammu and Kashmir. This act gives statutory recognition to dash. तो हाल ही में आनंद मैरिज एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट हो चुका है। आपको बताना है कि किस चीज से रिलेटेड है या किस चीज को ये एक रिकॉग्निशन देता है। तो आनंद मैरिज एक्ट प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस फॉर द सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल्स को, और फाइनली अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसी के साथ जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड चल रही थी सिख कम्युनिटी की कि उन्हें एक सेपरेट रूल्स चाहिए थे, वो नोटिफाई हो चुके हैं फॉर आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर दिस लैंडमार्क एक्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में आनंद मैरिज एक्ट को कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट किया गया है तो जरूर याद रखिएगा इट इज जम्मू एंड कश्मीर। चलिए कुछ इंप्लीमेंटेशन हम एक बार देख लेते हैं। विच स्टेट इंप्लीमेंटेड द बिल टू इंक्रीज द रिजर्वेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 50% टू 65%। कौन सा स्टेट है जिसने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है? पहले रिजर्वेशन 50% का था, अब इसको बढ़ा दिया गया है और इसको 65% कर दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार। और ये जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया है ये बेसिकली OBC, SC, ST इन लोगों के जो पहले का रिजर्वेशन था उसको बढ़ाया गया है। अगर हम इसमें EWS के 10% रिजर्वेशन को भी इंक्लूड कर लें तो टोटल रिजर्वेशन अब बिहार में कितना हो चुका है? 75% का। ठीक है, सर्जी सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये इंश्योरेंस स्कीम हाल ही में इंप्लीमेंट करी है कर्नाटका ने। अटल भूजल योजना विच वॉज सीन इन द न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। अटल भूजल योजना हमेशा ही न्यूज में बनी रहती है और ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। लक्ष्मी भंडार इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। लक्ष्मी भंडार नाम की स्कीम लॉन्च करी थी वेस्ट बंगाल स्टेट ने। क्षीर भाग्य स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये स्कीम है कर्नाटका स्टेट की। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट जिम्नोस्पर्म गार्डन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच इंडियन स्टेट। इंडिया का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन हाल ही में कौन से स्टेट में एस्टैब्लिश हो चुका है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो जो रिसर्च विंग है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, इन्होंने एस्टैब्लिश किया इंडिया का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन जिसमें कि डाइवर्स इंडेंजर्ड कॉनिफर स्पेशीज मौजूद होंगी और ये लगभग 1 हेक्टेयर के एरिया में मौजूद होगा। कहाँ पे? एट राडी टोप इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे एलिवेशन इसका होगा 8000 फीट का। ठीक है, और ये पब्लिक विजिट के लिए भी ओपन हो जाएगा फ्रॉम मार्च 2024। ओके, तो इंडिया का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन कहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है? आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चे में था बिकॉज ऑफ सिल्क यारा टनल। तो आपसे सिल्क यारा टनल की लोकेशन पूछी जा सकती है, याद रखिएगा ये उत्तराखंड में है। कुछ चीजें देख लेते हैं जो फर्स्ट इन न्यूज के तौर पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट जिसका नाम है नामो भारत इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट जिसका नाम है नामो भारत, ये कौन से 2 जगहों के बीच में कंस्ट्रक्ट हो रहा है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली एंड मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट है
हु इज और वॉज द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर कौन थे छत्तीसगढ़ के? इनका नाम था अजीत जोगी। इनका जो है देहांत भी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये है अनुमुला रेवंत, ठीक है। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। Which city is the location of Maharashtra's first multi-modal logistics park under the ambitious PM Gati Shakti National Master Plan? तो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत कौन सी सिटी लोकेशन है महाराष्ट्र के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए जहां पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? आंसर है नागपुर सिटी। कैप्टन फातिमा वसीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट। इनको डिप्लॉय कर दिया गया है सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। Which city is the host of the first ever खेलो इंडिया पैरा गेम्स in 2023? जो पहला एडिशन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का 2023 में, इसके लिए होस्ट सिटी रही नई दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस हो गया। छत्तीसगढ़ के जो करंट में नए चीफ मिनिस्टर बने, इनका नाम क्या है? इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा, ये है विष्णु देव साय, ठीक है। ट्राइबल लीडर है बेसिकली, इसी वजह से ये सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया था। नेक्स्ट है The Hafta 14 roadmap that was recently in news is related to which country? Hafta 14 roadmap जो आजकल चर्चे में है, ये किस कंट्री से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालदीव्स। और मालदीव्स ने अनाउंस किया है कि वो अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ था उसको अब रिन्यू नहीं करेंगे। क्यों? रीजन इन्होंने बताया है कि कंसर्न्स अबाउट इट्स सॉवरेनिटी, ठीक है। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 2019 में, जिसके बाद इंडिया को ये अलाउ किया गया था कि वो मालदीव्स कंट्री में जाके स्टडीज को कंडक्ट कर सकते हैं अबाउट मालदीव्स के टेरिटोरियल वाटर्स, जिसमें रीफ्स, लगून्स और कोस्ट लाइन्स वगैरह आते हैं। तो ये जो डिसीजन अब मालदीव्स ने लिया है कि वो इस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करना चाहते हैं, ये पार्ट है एक्चुअली इनके हाफ्ता 14 रोड मैप का, जिसका एम है बायलैटरल और डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स को रिवोक करना, जिसकी वजह से मालदीव्स कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हो सकता है या मालदीव्स की सॉवरेनिटी पे कोई इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट को हर 5 साल पे रिन्यू कराने की जरूरत थी, लेकिन अब मालदीव्स की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अब इसको एक्सपायर होने देंगे और ये एक्सपायर हो जाएगा जून 2024 में, ठीक है। तो हाफ्ता 14 रोड मैप रिलेटेड है मालदीव्स कंट्री के साथ। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेंगे। India recently celebrated its 50 years of diplomatic ties with which country in December 2023? इंडिया ने हाल ही में अपने 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं, कौन सी कंट्री के साथ? आंसर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। Which European country has withdrawn from China's Belt and Road Initiative in 2023? तो इटली कंट्री ने विड्रॉ कर लिया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि फिलीपींस कंट्री ने भी बायकॉट कर दिया था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। UNICEF's Generation Unlimited launched Green Rising Initiative at COP28 in collaboration with which country? UNICEF के Generation Unlimited ने लॉन्च किया Green Rising Initiative को COP28 के दौरान किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके? तो आंसर इज इंडिया। US signed the first ever defense cooperation agreement with which country? US ने अपना पहला डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है स्वीडन कंट्री के साथ। माउंट मरापी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये माउंटेन आपको कहाँ पे मिलता है? आंसर इज इंडोनेशिया। नेक्स्ट है पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवाद, हु इज वन ऑफ द 2 रेसिपिएंट्स ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 बिलोंग्स टू। तो पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवाद, जो कि वन ऑफ द 2 रेसिपिएंट्स हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के, आपको बताना है कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पैलेस्तीन। सेकंड पर्सन कौन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था या जिनके साथ अली अबू अवाद ने इस प्राइज को शेयर किया? इनका नाम है डेनियल बेरेनबोइम, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है? ये अवार्ड बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है किसी के एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन को, जिसमें इन्होंने कोशिश की होती है यूथ और पीपल्स ऑफ इजराइल को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने का, और जो भी अरब वर्ल्ड है उनको भी, फॉर अ नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो जो डेनियल हैं ये जाने जाते हैं अपने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए और इनके एफर्ट्स के लिए जिसमें इन्होंने एक्चुअली म्यूजिक को यूटिलाइज किया एज अ टूल फॉर फॉस्टरिंग द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड पीसफुल कॉपरेशन। इनको ये अवार्ड दिया गया इनके सिग्निफिकेंट रोल के लिए, जिसमें इन्होंने कोशिश की थी कि सोशल एंड कल्चरल गैप को हम ब्रिज कर सकें थ्रू द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक, ठीक है। वहीं अली अबू अवाद, जो कि एक एमिनेंट पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट हैं,
इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है इनकी पीस बिल्डिंग एफर्ट्स के लिए, जैसे कि इन्होंने को फाउंड किया था अपने इनिशिएटिव रूट्स को बेसिकली, और इन्होंने स्टैब्लिश किया था मास इंडिपेंडेंट मूवमेंट जिसका नाम रखा था इन्होंने तगयीर, और इन्होंने कोशिश की कि सोशल डेवलपमेंट नीड्स को हम एड्रेस कर सकें और नॉन वायलेंट पाथ को बेसिकली छोड़ सकें, और इस तरह हम नॉन वायलेंट तरीके से अपने मकसद को हासिल कर सकें। ठीक है, तो कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? आंसर इज पैलेस्टीन। कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे। नरगिस मोहम्मदी हु वाज सीन इन द न्यूज इज द रेसिपिएंट ऑफ विच अवार्ड? नरगिस मोहम्मदी किस अवार्ड की रेसिपिएंट है? आंसर इज नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, हु हैज बीन चोजन एज द रेसिपिएंट ऑफ 41st लोकमान्य तिलक अवार्ड? जो 41st एडिशन था लोकमान्य तिलक अवार्ड का, ये दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था इस साल सलमान रुशदी को। ठीक है, हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर माधवराज एस। ओके, हु आर द रेसिपिएंट्स ऑफ इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022? ये अवार्ड दिया गया बेसिकली दो चीजों को, IMA और ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। फाइन। अंतिम पंगल प्लेज विच स्पोर्ट? अंतिम पंगल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आपको ये पूछा जा रहा है। तो हम सब जानते हैं कि ये इंडिया की रेसलर हैं और आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और किस वजह से ये आजकल न्यूज में है? क्योंकि इनको नेम दिया गया है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का। किसने ये नाम इनको दिया है या टाइटल दिया है? यूनाइटेड नेशंस रेसलिंग ने। ठीक है, इन द वुमेन कैटेगरी। तो ये कंपीट करती हैं 53 kgs कैटेगरी में, और इन्होंने सीजन को शुरू किया था जब इन्होंने एशियन चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल जीता था, और उसके बाद इन्होंने जापानीज रेसलर अकारी फुजीमानी को हराया था। उसके बाद इन्होंने डिफेंड किया अपना अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन टाइटल जॉर्डन में, और इसी के साथ इनका एक मेमोरेबल डेब्यू था इन द सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप सर्बिया के अंदर, जहां पे इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। और इसी के साथ इन्होंने सिक्योर किया था पेरिस 2024 ओलंपिक्स कोटा इंडिया के लिए इन द वुमेन्स 53 kgs कैटेगरी। ठीक है, तो ये जो रिकॉग्निशन है एज अ राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, इससे हाईलाइट होता है इनका इमरजेंस एज अ डोमिनेंट फोर्स इन द वुमेन्स रेसलिंग ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेसलिंग। अंतिम पंगल एक रेसलर है। कुछ पर्सनैलिटीज देख लेते हैं और देखेंगे कि किस स्पोर्ट्स के साथ वो एसोसिएटेड हैं। बिली जीन किंग कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये एक टेनिस से रिलेटेड कप है, और अगर पूछा जाए कि इस कप को किस कंट्री ने जीता था तो याद रखिएगा कनाडा ने। किस कंट्री को हरा के? आंसर इज इटली। डियाना एडल्जी हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आंसर इज क्रिकेट। श्री हरि नटराज हु इज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? श्री हरि नटराज एक स्विमर है। सुल्तान ऑफ जौहर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी से रिलेटेड है बेसिकली। और अगर आपसे पूछा जाए इस कप को इस साल किसने जीता है तो योर आंसर वुड बी जर्मनी, और सेकंड पोजीशन पे इसमें थी ऑस्ट्रेलिया कंट्री, और थर्ड पे हम थे यानी कि इंडिया। इसी के साथ इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता था। बिशान सिंह बेदी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बिशन सिंह बेदी एक क्रिकेटर थे। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है Indian Navy recently re-inducted which ship that returned from Maldives after extensive repairs and upgrades at the Naval Dockyard in Visakhapatnam? इंडियन नेवी ने हाल ही में कौन सी शिप को री-इंडक्ट कर लिया है जो कि मालदीव से होकर वापस आई थी आफ्टर एक्सटेंसिव रिपेयर्स एंड अपग्रेड्स एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम? तो इंडियन नेवी ने हाल ही में री-इंडक्ट कर लिया है अपनी 23 साल पुरानी फास्ट ट्रैक क्राफ्ट जिसका नाम है INS तरमुगली इन अ कमिश्निंग सेरेमनी इन विशाखापट्टनम। और इस शिप को हमने गिफ्ट किया था मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स को 2006 में, और बाद में मालदीव्स ने इसको डिकमीशन किया मई 2023 में, और फिर इन्होंने वापस किया इंडिया को इस शिप को ड्यू टू चेंजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इस शिप में बहुत सारी हमें एक्सटेंसिव रिपेयर्स और अपग्रेड्स करानी पड़ी एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम, और उसके बाद फिर से इसको री-इंडक्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज INS तरमुगली। कुछ इंडियन नेवी करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इंडियन नेवी कंडक्टेड एक्सरसाइज प्रस्थान 2023 इन विच इंडियन सिटी? इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया एक्सरसाइज प्रस्थान को काकीनाडा के शहर में। ठीक है, द 2023 एडिशन ऑफ चक्रवात 2023 एक्सरसाइज इज बीइंग होस्टेड बाय द इंडियन नेवी एट विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? जो 2023 का एडिशन था चक्रवात का, ये कहाँ पे हुआ है? आंसर इज गोवा। इंडियन नेवी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स इनॉग्रल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विद द नेवीज ऑफ विच कंट्रीज? हाल ही में इंडियन नेवी ने अपनी सबसे पहली ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट कर ली है। कौन सी दो कंट्रीज के साथ? इंडोनेशिया
and Australia. Next is Indian Navy decommissioned INS Kirpan and handed over the corvette to which country? INS Kirpan को हमने कुछ दिनों पहले decommission किया है और हमने अब इसको गिफ्ट कर दिया है वियतनाम कंट्री को. What is the sixth submarine of the first batch of 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स for the Indian Navy? जो 6 कलवारी क्लास की सबमरीन्स हैं, इनके नाम मैंने आपको बहुत बार याद कराए हैं और इसमें से जो 6वीं सबमरीन है उसका नाम क्या था? आंसर इज INS बख्शीर. आपको बताना है कि बाकी के जो 5 कलवारी क्लास की सबमरीन्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं. प्लीज कॉमेंट्स में बताइएगा अगर आपको याद हो तो. नेक्स्ट है द गिफ्ट सिटी इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ. गिफ्ट सिटी किस स्टेट या फिर किस सिटी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है, आपको ये बताना है. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्चुअली रिवील किया है अपना न्यू विजन गिफ्ट सिटी को लेके और इसमें इन्होंने बहुत सारी नई चीजें इंक्लूड करी हुई हैं. ये लाई करती है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद. ठीक है, गिफ्ट सिटी को कब लॉन्च किया गया था? 2011 में. एम क्या था? इसको फाइनेंशियल कैपिटल बनाना ताकि ये मुंबई को बेसिकली compete कर सके और इस सिटी को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि ये डायनेमिक इकोसिस्टम बन सके फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज. और प्रेजेंट में ये होस्ट करती है लगभग 20,000 एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम 400+ कंपनीज. ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेम्स आते हैं जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका और ओरेकल वगैरह. तो इस सिटी को और ज़्यादा वाइब्रेंट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो प्रपोज्ड मास्टर प्लान है उसमें डिफरेंट तरीके के हाउसिंग प्रोजेक्ट इंक्लूडेड हैं, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ रखी गई हैं और रिवर फ्रंट एरिया को कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड है और साथ ही मेट्रो नेटवर्क भी एक्टिवेट किया जाएगा. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इन्वॉल्वमेंट है इन रेनोवेटिंग द गिफ्ट सिटीज डेवलपमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में. ठीक है, तो गिफ्ट सिटी इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद. कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन लाई करता है नई दिल्ली में. इंडियाज फर्स्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इंडिया का पहला स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर स्टैब्लिश हुआ है कर्नाटका स्टेट में. वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ पे है? आंसर है तेलंगाना. नैतवार मोरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर इज उत्तराखंड. माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री? ये जो माउंटेन है सेंट हेलेंस कौन सी कंट्री का है? आंसर है USA. लास्ट क्वेश्चन है विच सिटी वॉज वेन्यू ऑफ एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023? कौन सी सिटी वेन्यू है एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल के लिए? तो ये जो फेस्टिवल है इसको होस्ट किया जा रहा है बाय द इंडियन मिशन इन एशियान इन कोलैबोरेशन विद इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इन लाइन विद द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो कि था 2023. इसकी जो ओपनिंग है वो 14 दिसंबर को ऑलरेडी हो चुकी है. कहाँ पे? नई दिल्ली में. एम क्या है इस इवेंट का? जिससे कि हम अवेयरनेस इंक्रीज कर सकें और जो मिलेट की मार्केट है उसको बूस्ट कर सकें, साथ ही मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकें. तो इसमें हमने पार्टिसिपेशन देखा फ्रॉम इंडिया एंड एशियन नेशंस जैसे कि कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह. ठीक है, तो इस फेस्टिवल की हेल्प से अंडरस्कोर किया गया इंडिया की पुश को फॉर ग्रेटर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द न्यूट्रिशियस एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप जैसे कि मिलेट फाइन. तो कौन सी सिटी होस्ट रही एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल के लिए? आंसर इज न्यू दिल्ली. कुछ समिट्स एंड वेन्यूज देख लेते हैं. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023? ये जो समिट है इसके लिए होस्ट रहा दुबई. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट? होस्ट इज नई दिल्ली. विच कंट्री होस्टेड द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट रिसेंटली? आंसर इज इंडिया. Which city hosted the joint summit of the Arab League and the Organization of Islamic Cooperation? जो joint summit हुई अरब लीग और Organization of Islamic Cooperation के बीच, इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट रही? आंसर इज रियाद. एंड लास्ट है which country hosted the 2-day summit of European space ministers dubbed as a space summit? स्पेस समिट को बेसिकली किस कंट्री ने होस्ट किया ये पूछा जा रहा है. आंसर इज स्पेन. ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है. आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और पुराना भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी कुछ हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है. तो इसी पैटर्न को आगे लेके चलेंगे और रोज़ इसी तरह से हम उस दिन के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ पुराने क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका साथ ही साथ रिवीजन भी होता चले. चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं. तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं
और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.